हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं और इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स भी आसपास से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज हम इन्हें पढ़ेंगे और इनके सारे फैक्ट्स तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर द टर्म सोशलिस्ट एंड द सेकुलर एडेड इन प्रेम्बल। हमारा जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द दोनों किस अमेंडमेंट से जोड़े गए? इसका आंसर है 42 अमेंडमेंट एक्ट। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, 42 अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है। इसके अलावा 61 अमेंडमेंट एक्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। इस एक्ट के थ्रू ही जो हमें लोकसभा में हमारी जो एज होती है वोट डालने की, वो 21 साल से 18 साल की गई। और इसके साथ है 73 अमेंडमेंट एक्ट, ये पंचायती दिवस, पंचायती राज से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? इसका आंसर है सांभर लेक। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि इसका आंसर चिल्का लेक होगी, लेकिन ये क्वेश्चन है, देखो हिंदी में पढ़ो, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये पूछा है भारत में। अगर पूछा जाता भारत की तो चिल्का लेक कहते, लेकिन भारत के अंदर, प्योरली अंदर जो है वो सांभर लेक इसमें गिनी जाएगी, जो कि राजस्थान में मिलती है। और अगर पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछी जाती है तो चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा पे मतलब वहाँ बाउंड्री पे मिलती है। इसके अलावा वूलर लेक, ये जम्मू कश्मीर में मिलती है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वहीं लोकटक झील, ये मणिपुर में मिलती है। ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसमें ये लोकटक झील मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? किस भारतीय शासक को, सम्राट को नेपोलियन, भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? यह है समुद्रगुप्त। इसके अलावा समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो सिक्के मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, उन पे वीणा की फोटो मिली है, वीणा बजाते हुए। इससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था और ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है। इसके बाद इसी के साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये समुद्रगुप्त के बाद ही शासक बना था गुप्त वंश का। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। कालिदास, जो कालिदास हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही टाइम पे थे, कंटेम्प्रेरी थे उनके। वहीं पहला जो चाइनीज़ ट्रैवलर था वो फाहियान जो था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के ही टाइम पे आया था। जबकि यही बता दूं कि पहला ट्रैवलर कहेंगे भारत में, वो मैक्सथनीज आया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था 300 ईसा पूर्व में। और आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्हीं के शासनकाल में चाणक्य थे इन्हीं के साथ, जिन्हें विष्णुगुप्त, उनका नाम दूसरा विष्णुगुप्त भी था। और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य थे, जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और अर्थशास्त्र एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड किताब थी, राजनीति से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइट फॉर द फोटोसाइंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसाइंथेसिस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसाइंथेसिस जो होता है ये किस जगह होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोमेटा या कहीं नहीं। यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक प्लांट, कोई भी पौधा, ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाता है। इसमें ये CO2 लेता है जो इन्वायरमेंट से होती है, पानी लेता है रूट्स के जरिए, जड़ों के जरिए, और लाइट, जब धूप पड़ रही होती है, सनलाइट, उसके प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। और जब ग्लूकोज एक ग्रीन प्लांट में, हरे पौधे में बच जाता है तो उसे जो स्टोर करता है उस रूप को कहते हैं स्टार्च। वो पत्तों में ही जो स्टोर होता है ग्लूकोज, या कह दो जो आपका स्टार्च होता है, इसका फॉर्मूला यही है, एक ही है, वो है C6H12O6। इसके क्लोरोप्लास्ट होती है इसकी साइट जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक ग्रीन पिगमेंट मिलता है, वो होता है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल की वजह से ही हमें पत्ते हरे दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा भी क्या है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट मिलता है, वो होता है मैग्नीशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देखा गया है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं। और स्टोमेटा के बारे में मैंने अपनी जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें पढ़ाया बहुत अच्छे से। अगर किसी को डिटेल में इन सभी क्वेश्चंस के जवाब चाहिए तो वो सीरीज ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्लेलिस्ट का। वहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस आप खुद कर सकेंगे अगर आपने एक बार वो सुन लिया। जाइए और उसे ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा ग्लैंड्स। जो सलाइवा होता है हमारा जो मुंह होता है, सलेवरी ग्लैंड्स, ये इसमें कौन सा एंजाइम मिलता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या कोई नहीं, कौन सा मिलता है? इसमें पहले आता है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलता है, गैस्ट्रिक जूस जो कि आपके स्टोमक पेट में होता है। पेप्सिन के साथ लाइपेज, ये दो एंजाइम होते हैं। नोट कर लीजिएगा कि स्टोमक में, पेट में, यानी जिसमें गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें दो एंजाइम मिलते हैं। एक पेप्सिन मिलता है जो प्रोटीन को तोड़ता है, एक लाइपेज मिलता है जो लिपिड को तोड़ता है। उसके अलावा ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है ये आपका, और एक अमाइलेज और एक लाइपेज, ये तीन एंजाइम होते हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में मिलते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, अमाइलेज स्टार्च को, लिपिस फैट को। एक क्वेश्चन यहाँ बता दूं कि लीवर एक ऐसी जगह है हमारी बॉडी में जहाँ कोई एंजाइम नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे फैट को तोड़ा जाता है, फैट इमल्सिफिकेशन होता है जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है टाइलिन। ये स्टार्च को तोड़ता है और हमारे सलेवरी ग्लैंड यानी कि हमारे मुंह के अंदर पाए जाने वाला एकमात्र एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अलॉय सोल्डर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। सोल्डर करके एक अलॉय है, मिश्र धातु है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपकी लेड प्लस टिन, यानी PH प्लस SN, ये टिन प्लस लेड की बनी होती है। और इसके अलावा बता दूं कॉपर प्लस टिन, Cu प्लस SN, ये ब्रोंज का जो अलॉय होता है उसके होते हैं। इसके अलावा कॉपर प्लस जिंक से ब्रास बनता है, और ये दोनों चीज़ें भी बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़, जो मरकरी होता है, जो मरकरी के अलॉय होते हैं उनको एमलगम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अर्थ इनटू द स्पेस। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी रॉकेट को मान लो अर्थ से स्पेस में जाना है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी यानी उसके निकलने की गति कितनी होनी चाहिए कि वह हमारी, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है, गुरुत्वाकर्षण, वो अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है, तो इतनी किस स्पीड से बाहर निकले कोई भी रॉकेट या कोई भी चीज़ कि वो उस गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के बाहर निकल जाए, कितनी स्पीड होनी चाहिए? उसका आंसर है 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर कोई रॉकेट या कोई चीज़ 11.5 किलोमीटर के आसपास की किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर जाता है तो वो हमारे स्पेस में जा पाएगा, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के, नहीं तो वो वापस अंदर ही खींच के आ जाएगा। और आपको बता दूं, अगर कोई पूछे कि मून, आपका जो चंद्रमा है, हमारा सैटेलाइट है, उससे निकलने के लिए कितनी इसके वेलोसिटी चाहिए होती है किसी भी रॉकेट या किसी भी चीज़ को, तो वो होती है जो अर्थ से निकलने के लिए चाहिए उसकी 1/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट लेडी सुल्तान इन इंडिया। यानी कि पहली महिला शासिका भारत की कौन थी? ये है रजिया सुल्तान। ये एकमात्र महिला शासिका थी जो कि भारत की पहली महिला शासिका बनी, रजिया सुल्तान। ये गुलाम वंश के अंदर थी, स्लेव डायनेस्टी। इनके जो फादर थे वो इल्तुतमिश थे, और स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, और उनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो बहुत सारे लाखों के पैसा बख्श में देते थे, यानी कि गरीबों में बांट दिया करते थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था जो कि एक मॉस्क्यू थी, मस्जिद थी। ये भी पूछा गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, और वो कहाँ है? वो था अजमेर में।
इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की भी शुरुआत कराई थी बनाने की, जिसे कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। और उसमें 2 और जो पिलर थे बाहर के, वो फिरोज शाह तुगलक, आने वाला जो वंश होता है इनके बाद, वो जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक महाभाष्य रिटन बाय, ये महाभाष्य जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पतंजलि, ये योग गुरु थे, इन्होंने महाभाष्य किताब लिखी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो पूछी जाती है पेपर में। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास, बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, ये भी इनके पेपर में कई बार पूछी जाती है। इसके अलावा कल्हण ने कश्मीर नामा किताब लिखी थी, ये भी पूछी गई है। ये कश्मीर के ऊपर लिखने वाली पहली किताब थी, संस्कृत में, संस्कृत ग्रामर में लिखी हुई किताब थी जो कल्हण ने लिखी थी, कश्मीर नामा, और ये भी कई बार पूछी गई है। आपको इन सब क्वेश्चंस की PDF भी आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं दे दूंगी। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को भी ध्यान रखें। और भी मैं इन क्वेश्चंस के ऐसे ही सेट लाने वाली हूँ, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी और उसके आसपास के फैक्ट्स भी बता दूंगी जो पेपर में आते हैं। अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा आने वाला पेपर, जैसे SSC MTS हो, SSC CHSL हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट PCS कुछ भी हो, ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इनके आसपास के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा, रिवाइज जरूर करना। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सबसे गर्म ग्रह हमारे सौरमंडल का कौन सा है? ये है वीनस, जिसे शुक्र ग्रह हिंदी में कहते हैं। वीनस, ये सूरज के सबसे पास का जो ग्रह है उसे मरकरी, बुध ग्रह कहा जाता है, लेकिन उसके बाद वीनस पड़ता है शुक्र। लेकिन उसके बावजूद भी ये सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सतह है उस पर CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। और वीनस को चमकता सितारा भी कहते हैं, चमकने वाला ग्रह कहते हैं। इसके अलावा इसे ट्विन सिस्टर, वीनस को और हमारी जो अर्थ है, इन्हें, इन दोनों को ट्विन सिस्टर के नाम से, जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। वहीं मरकरी सबसे पास का ग्रह है सूरज के, सबसे छोटा ग्रह है सारे ग्रहों में। 88 डेज बस ये इतने ही परिक्रमण करता, रेवोल्यूशन करता है, और इतने ही दिन में इसका रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है। वहीं मार्स, जिसे मंगल ग्रह कहते हैं, ये अर्थ के सबसे पास का ग्रह है और इसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पे मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और यह मैं बता दूं आपको, वीनस और यूरेनस, ये दोनों जो ग्रह हैं, ये दोनों उल्टे घूमते हैं। जिस डायरेक्शन में सारे ग्रह घूमते हैं, ये दोनों एकमात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं। हमारी पृथ्वी हो, ये सारे ग्रह हो, सब ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, जबकि ये दोनों पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब को नापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है। यही मैं बता दूं, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, SI यूनिट, ये भी पूछा गया है कई बार पेपर में। इसके अलावा जो एमीमीटर है, एमीमीटर करंट को नापने के लिए इस्तेमाल होता है, और करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। हाइड्रोमीटर, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी तरल हो उसका कितना घनत्व है उसे नापने में काम आता है। और यही बता दूं, एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आपके जो उष्ण होते हैं, मतलब आपकी जो ह्यूमिडिटी होती है, उसको नापने में काम आता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, कौन सा ग्लैंड है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी गर्म शरीर रखता हमारा थोड़ा सा? ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ हमारी भूख, जो हमें भूख लगती है, थर्स्ट, प्यास लगती है, ये सब जो होती है, ये भी हाइपोथैलेमस का ही काम होता है, जो हमें ये ग्लैंड सारा मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन, किस साल में स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट भारत लेके आई थी?
भारतीय गवर्नमेंट। ये वो एक्ट है जिससे कि हमारे देश में स्टेट्स बनने चालू हुए थे। ये था आपका 1953 में सबसे पहले एक्ट आया था। और इस एक्ट के बाद ही जब ये लागू हो गया था 1956 में, तो सबसे पहला जो स्टेट बना था वो बना था 1960 में गुजरात। 1960 में गुजरात हमारा पहला स्टेट बना था, महाराष्ट्र से अलग हो गया। और ये 1960 में एक भारतीय इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट वर्ष इसे कहा जाता है, क्योंकि इस साल में लखनऊ पैक्ट हुआ था और ये मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी इन दोनों के बीच हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन नेल्स हेयर्स। ये कौन सा प्रोटीन होता है जो हमारे नाखूनों में, बालों में, और जो आपने देखे होंगे जो जानवर होते हैं उनके खुर होते हैं, पैर होते हैं, इनमें मिलता है कोई भी जो हार्ड चीज़ होती है बॉडी की। ये होता है कैराटीन। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है। कैराटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो नाखूनों में, हेयर्स में, इन सब में मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द वायसराय नोन एज फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का पिता किस वायसराय को कहा जाता है? विकेंद्रीकरण क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? पहले गवर्नमेंट सिर्फ जो आपकी केंद्र होती थी, जैसे केंद्र सरकार है, ऐसे हुआ करती थी। पहले स्टेट यानी कि प्रोविंस कहा करते थे उस टाइम पे। उस लेवल पर कोई गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी। या कहो तो स्टेट है हो गई तो उसके अंदर जैसे पंचायत है, पंचायती राज, पंचायती सिस्टम है, वैसे नहीं हुआ करती थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार, या कहो तो राज्य सरकार के साथ साथ आपकी जो हर एक गांव के अलग अलग सरकारें, पंचायत है, वो बांटने का काम किया किस वायसराय ने, जिन्हें फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। ये थे लॉर्ड रिपन। ये बहुत ये वायसराय अंग्रेज जरूर थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भारतों के लिए किए थे। वहीं मैं बताती हूँ वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये 1773 में जो एक्ट आया था उसके थ्रू ये बने थे। उसके अलावा लॉर्ड कैनिंग, ये पहले वायसराय ऑफ इंडिया थे 1958 में। 1858 में 1857 में जब क्रांति हो गई थी हमारी, तो उसके बाद इनको वायसराय बनाया गया था और ये पहले वायसराय ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, यानी कि वाहक, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली को अपने से पार नहीं होने देता। ये है डायमंड। डायमंड दुनिया का सबसे कठोर धातु है। अगर पेपर में पूछे मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट या नॉन मेटल इन वर्ल्ड, ये डायमंड है। ये क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा बता दूं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन फिर भी ये एकमात्र अधातु नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है। वहीं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन भी आया है, इसलिए मैंने इसे ऑप्शन में डाला है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? सिल्वर है। कॉपर सिल्वर से थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, लेकिन ये काफ़ी हाई, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो इसे भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में गिना जा सकता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे लिखे हैं ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। आपकी एक क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो सके, जो कि एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो नोट्स जरूर बनाना और रिवाइज करना, और इसके रिलेटेड और सीरीज़ में ऐसी लाऊंगी क्वेश्चंस की जिससे आपको और ज़्यादा जानकारी और अधिक मात्रा में मिलेगी। तो मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन दबाना और इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो एसिड आर ऑफन रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमीनो एसिड जो होते हैं ये किस चीज़ के लिए काम आते हैं हमारी बॉडी में? ये आते हैं हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक के। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है जो हमारी हड्डियाँ, मसल्स बनती हैं, जो ताकत, जैसे कहते हैं कि ये बहुत ताकतवर दिख रहा है, ये कमज़ोर दे दो, ताकत दिखती है किसी के अंदर अच्छी, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती, बिल्डिंग ब्लॉक उसे कहते हैं। और ये प्रोटीन्स की वजह से होती है। जो प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में लेगा उसके अंदर की ताकत, यानी कि उसकी मसल्स, उसकी हड्डियाँ अच्छे से ग्रो करती हैं। और अमीनो एसिड प्रोटीन
का एक बेसिक फॉर्म है। और यही मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में 4 एलिमेंट मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये पूछा गया पेपर में। इसके अलावा फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, इन तीनों में 3 ही चीज़ें मिलती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं मिलती। यही मैं बता दूं, फैट आपको एनर्जी देने का काम करती है, कोई ताकत नहीं देती है, सिर्फ एनर्जी देती है। वहीं शुगर क्या होता है? शुगर आप ग्लूकोज को कह सकते हैं। जो एक ग्रीन प्लांट होता है, हरा पौधा होता है, वो जो ग्लूकोज इकट्ठा करता है, स्टार्च, वो भी एक शुगर है। हम कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जब हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज स्टोर होता है, उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो वो जो होता है ग्लूकोजन उसे कहते हैं। स्टार्च प्लांट्स में होता है और ग्लूकोजन ह्यूमन बींग्स में होता है, स्टोर फॉर्म। तो ये सब शुगर ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द पीशन मूवमेंट इन बारडोली बिगेन्स? बारडोली ये गुजरात का एक एरिया है। वहाँ पे कब पीशन मूवमेंट यानी कि किसानों का जो एक आंदोलन था वो कब हुआ? ये हुआ 1928 में। और आपको बता दूं मैं, 1928 में इसी बारडोली सत्याग्रह के अंतर्गत वहाँ की जो औरतें थी बारडोली की, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? और बता दूं, वल्लभ भाई पटेल की 193 मीटर की सबसे ऊंची मूर्ति, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, वो नर्मदा नदी पर गुजरात में ही मौजूद है। इसके अलावा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन उस टाइम वायसराय था। और इसके अलावा 1934 में कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। पे चलते हैं। एन आंट्स स्टिंग हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? जो जब चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? ये होता है फॉर्मिक एसिड। ये पेपर में आता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है। ये खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे कि लेमन, आपके नींबू हो गए, ऑरेंजेस हो गई, इन सब में सिट्रिक एसिड मिलता है। कुछ भी खट्टी चीज़ हो सकती है। इसके अलावा टार्ट्रिक एसिड ये टैमरिन में मिलता है, जो आपकी इमली होती है उसमें मिलता है। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, जो कि सिरका होता है, उसमें एसिटिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन? जब हमारी संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, हमारा संविधान बना दिया, फाइनल हो गया, तो उस पर किस तारीख को फाइनल सिग्नेचर सबने की? ये तारीख थी 24 जनवरी 1950। और इसी के 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे बनाना शुरू करते हैं। और ये जो थी 24 जनवरी को, ये 11वीं मीटिंग थी जो शुरू हुई थी। इसके अलावा पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1947 को हुई थी हमारी, जो ये सभा थी इसकी, जिसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके अलावा पर इसमें मुस्लिम जो लीग थी उसने बायकॉट कर दिया था। इस वजह से इसको हटा के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1947 में फिर से ये सभा की गई, संविधान सभा, और इसमें राजेंद्र प्रसाद को हेड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंग्स ऑफ फायर किताब किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है? किसने ये खुद लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत पेपर में आती है। ये लिखी थी APJ अब्दुल कलाम ने, ये इनकी किताब थी। इसके अलावा आपको सचिन तेंदुलकर की एक किताब थी, प्लेइंग इट्स माई ओन वे। तो ये कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं और आपको ध्यान रखनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? जो क्रिकेट खेला जाता है उसमें 11 खिलाड़ियाँ होते हैं, और भारत के पहले जो टेस्ट मैच होते थे, 5 दिवसीय टेस्ट मैच होते, 5 दिन का एक मैच होता है, उसके पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कौन बने थे? और ये क्वेश्चन मैंने SSC में देखा आते हुए। तो ये थे लाला अमरनाथ। ठीक है, ये हमारे जो भारतीय क्रिकेट टीम थी उसके पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया ये हिल्स हैं, पहाड़ी हैं, ये किस राज्य में मिलती हैं? ये मिलती है मेघालय में। इसके अलावा आपको साइलेंट वैली मिलती है, जो केरला और तमिलनाडु के उस पे मतलब बीच में दोनों में फैली हुई है। तो ऐसी बहुत सारी हिल्स है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि K2 है, जो भारत की सबसे बड़ी
अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी माउंटेन कौन सी, तो केटू कहा जाता है, जिसे गॉडविन अन्स्टीन भी कह देते हैं। और ये वैसे तो जो पीओकी है उसमें मिलती है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी आपको माउंटेन बतानी होती है जब पेपर में पूछा जाता है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट, कब राज्यसभा पहली बार बनी थी, यानी ये वर्ड आया था या बना था। तो 1952 में फर्स्ट राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, 1952 में। राज्यसभा के बारे में बता दूं, इसके जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन कहे जाते हैं राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो आर्टिकल है वो 64 है। और इसके अलावा जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहा जाता है, और हर दूसरे साल इसके 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं। जो मिनिमम एज होती है राज्यसभा में, मतलब नामांकन की या उसमें सदस्य बनने की, वो 30 ईयर्स होती है, और ये पेपर में आता है, जबकि लोकसभा में 25 ईयर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। सीधी सी बात, ये है 8 मार्च। ये हर वर्ष 8 मार्च को ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 21 जून और 22 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पता है 21 जून को योग दिवस मनता है एक तो, बाकी नॉर्थन हेमिस्फीयर, हम उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश आता है, तो सबसे बड़ा दिन पूछा जाता है सीधे, सबसे बड़ा डे जो होता है वो 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि हमारे इधर। जबकि जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। और अगर सिर्फ नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करो, सबसे बड़ा दिन 21 जून, और हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को कहा जाता है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, और ऐसे ही मैं और भी आगे के सेट्स ला रही हूँ कुछ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही लाने वाली हूँ, और आसपास के सारे फैक्ट्स बताऊंगी, जिससे कि आप नोट करें, उसे रिवाइज करें, और आने वाले एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आने वाली सेट को ज़रूर देखें। बाकी मैंने जो साइंस से रिलेटेड सीरीज़ स्टार्ट की थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर उसको ज़रूर देखें। उससे आपके साइंस के फैक्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको दोबारा से उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।